नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आजकल आईएएस और स्टेट एग्जाम्स का ट्रेंड बहुत तेजी से बदल रहा है। करंट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल परीक्षा में बहुत स्मार्टली पूछे जा रहे हैं। अक्सर करंट की किसी न्यूज को आधार बनाकर उसके बैकग्राउंड से या फिर स्टैटिक पार्ट से सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे में हमें अपनी तैयारी का अंदाज बदलना होगा और डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की गहरी जानकारी को कलेक्ट करना होगा, ताकि ठीक परीक्षा के समय सब कुछ एक साथ याद करने का चैलेंज ना रहे और आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रह सकें। स्टडी आईक्यू ने इसी वजह से स्टडी आईक्यू आईएएस चैनल पर न्यूज एट 9 प्रोग्राम की शुरुआत की है। आप लगातार इस बुलेटिन को देख भी रहे हैं। इस बुलेटिन में हम दिन भर की वैसी खबरों को समझते हैं जिनसे सवाल बनाए जा सकने की संभावना होती है। आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। देश में भुगतान को लेकर आरबीआई का विजन डॉक्यूमेंट जारी। डिजिटल पेमेंट को 3 गुना करने पर रहेगा जोर। यूपीआई के इंटरनेशनलाइजेशन की तैयारी शुरू। एनपीसीआई सहित 2 बड़े बैंकों के कंप्यूटर रिसोर्स क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर घोषित। आईटी एक्ट के तहत किसी कंप्यूटर रिसोर्स को घोषित किया जा सकता है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के मद्देनजर की जाती है घोषणा। और नेपाल के वेस्ट सेती हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम करेगा भारत। चीन के पीछे हटने के बाद भारत ने दिलाया भरोसा। प्रधानमंत्री के हालिया दौरे के बाद प्रोजेक्ट में तेजी ले आएगा भारत। आइए खबरों की शुरुआत करें। आरबीआई ने कुछ दिनों पहले पेमेंट्स विजन 2025 जारी किया था। आरबीआई के इस विजन डॉक्यूमेंट को इंडस्ट्रीज ने प्रोग्रेसिव बताया है। डॉक्यूमेंट के जरिए आरबीआई ने देश में डिजिटल पेमेंट्स को 3 गुना करने का विजन सामने रखा है। इसके साथ ही आरबीआई ने डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने की बात भी कही है। जियोपॉलिटिकल खतरों को देखते हुए आरबीआई ने इस तरह का फैसला लिया है। रिजर्व बैंक ने 4E यानी ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम पर फोकस किया है। हर एक यूजर तक सेफ, सिक्योर, फास्ट, एक्सेसिबल और अफोर्डेबल ई पेमेंट सुविधा देना इस विजन डॉक्यूमेंट का मुख्य उद्देश्य है। विजन की सबसे खास बात यह है कि आरबीआई आने वाले वक्त में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का इंटरनेशनलाइजेशन करेगा। इसके साथ ही आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और रुपे कार्ड्स की ग्लोबल आउटरीच को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे डॉलर, पाउंड, स्टर्लिंग और यूरो करेंसी में दूसरे देशों से होने वाली बायलैटरल ट्रीटीज से भारतीयों को फायदा होगा। आरबीआई के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि डिजिटल पेमेंट में बहुत कम वक्त में बड़ा इजाफा देखा गया है। मार्च 2019 के मुकाबले मार्च 2022 में इन पेमेंट्स में 216%, जबकि इनकी वैल्यू में 10% की बढ़ोतरी हुई है। इसके उलट पेमेंट के लिए पेपर इंस्ट्रूमेंट्स के यूज में गिरावट देखी गई है। आपको बता दें कि देश में पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम के विकास के लिए आरबीआई साल 2001 से इस तरह का डॉक्यूमेंट जारी करता रहा है। देश में पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम का रेगुलेशन साल 2007 के एक्ट के जरिए होता है। हालिया डॉक्यूमेंट को जारी करने से पहले आरबीआई ने बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स की गाइडेंस को ध्यान में रखा है। यह बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई के तहत ही एक सब कमेटी है। यह भुगतान के मामलों में पॉलिसी बनाने के लिए देश का सबसे बड़ा निकाय है। सरकार ने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कंप्यूटर रिसोर्स सीआईआई यानी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर घोषित कर दिया है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की सूचना दी। आइए समझते हैं कि सीआईआई क्या है, इसकी अहमियत क्या है। इस एक्ट में कंप्यूटर रिसोर्स को सीआईआई बताया गया है। ऐसा कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स जिसके बंद होने पर या उसको नुकसान होने पर देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, पब्लिक हेल्थ पर असर पड़ेगा, उसे यह एक्ट सीआईआई मानता है। इस एक्ट के तहत सरकार को पावर है कि वह किसी भी डेटाबेस, आईटी नेटवर्क या फिर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को सीआईआई घोषित कर सकती है। खास डिजिटल एसेट को प्रोटेक्ट करना इस प्रावधान का मकसद है। कोई व्यक्ति अगर प्रोटेक्टेड सिस्टम एक्सेस करता है तो इस एक्ट के तहत सजा का प्रावधान है। भारत में कुछ कंप्यूटर रिसोर्स को सीआईआई घोषित करने का प्रावधान वैश्विक घटनाओं को देखते हुए किया गया था।
2007 में एस्टोनिया में हुए एक साइबर अटैक के बाद इस पर जोर दिया गया। इस साइबर अटैक में एस्टोनिया के बैंक्स, गवर्नमेंट बॉडीज, पार्लियामेंट और मीडिया आउटलेट्स को निशाना बनाया गया था। भारत में भी कुछ घटनाएं इस तरीके की हैं जिसमें साइबर हमले की बात सामने आई है। साल 2020 में जब मुंबई में ब्लैकआउट हुआ तो इसके पीछे भी साइबर हमलों की आशंका जताई गई थी। माना गया था कि इलेक्ट्रिक ग्रिड के कंप्यूटर रिसोर्स पर सीधा साइबर अटैक हुआ। आपको बता दें कि भारत में CII की प्रोटेक्शन के लिए एक एजेंसी भी है। इस एजेंसी का नाम नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है। 2014 में बनी यह एजेंसी CII की प्रोटेक्शन के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर काम करती है। यह एजेंसी ही CII को राष्ट्रीय स्तर के खतरों आदि से बचाने के लिए पॉलिसी बनाने, उन्हें मॉनिटर करने का काम करती है। एजेंसी ने कुछ क्रिटिकल सेक्टर्स की पहचान की है। इनमें शामिल है पावर एंड एनर्जी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट और स्ट्रेटेजिक एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। पश्चिमी सेती पावर प्रोजेक्ट में भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। करीब 4 साल पहले चीन ने इस परियोजना से खुद को दूर कर लिया था। मई में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे के बाद नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा संबंध बहुत पुराने हैं। इसकी वजह है कि नेपाल नदियों और पनबिजली के मामले में बहुत ज़्यादा समृद्ध है। भारत नेपाल के लिए बिजली के लिए बड़ा बाजार है। नेपाल करीब 8,000 नदियों का देश है और करीब 83,000 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता उसके पास मौजूद है। नेपाल बिजली प्रोजेक्ट के लिए भारत को प्रेफरेंस देता है, लेकिन भारत की तरफ से इन प्रोजेक्ट्स में देरी होना एक बड़ी दिक्कत है। दोनों देशों के बीच 1996 में महाकाली संधि हुई थी। इस संधि के तहत करीब 6500 मेगावाट बिजली बनानी थी, लेकिन भारत ने अभी तक इस पर अपनी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही पेश नहीं की है। इसी तरह ऊपरी कर्नाली प्रोजेक्ट पर भी बात आगे नहीं बढ़ सकी है। भारत नेपाल के पूर्वी इलाके में 900 मेगावाट की अरुण 3 प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। 2018 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। 2023 तक इसे पूरा किए जाने का लक्ष्य है। इसी साल की शुरुआत में नेपाल पावर एक्सचेंज लिमिटेड ने भारत की मणिकर्ण पावर लिमिटेड के साथ एक करार किया था। इस समझौते के मुताबिक नेपाल की कंपनी भारत को बिजली बेचेगी। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच अब तक का यह पहला पावर ट्रेडिंग एग्रीमेंट है जो प्राइवेट सेक्टर्स के बीच हुआ है। दोनों देश अरुण 4 पर भी काम शुरू करेंगे। भारत की तरफ से सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड इस प्रोजेक्ट में एंगेज्ड है। नेपाल को इस प्रोजेक्ट से 152 मेगावाट मुफ्त बिजली मिलेगी, जबकि बाकी बिजली को 51% और 49% में बांटा जाएगा। कुछ दिनों पहले कैस्पियन सागर के ऊपर कुछ बादलों को स्पॉट किया गया। वैज्ञानिक बताते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इनलैंड वाटर बॉडी के आसमान में बादलों को देखना अनयूजुअल नहीं है। हालांकि मई महीने में नासा के मॉडिस ने इस इलाके में कुछ खास तरह के बादलों को देखा है। इनका आकार अभी तक समझा नहीं जा सका है। एक जानकार ने इन बादलों को स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड्स बताया है, यानी ये काफ़ी निचली ऊंचाई पर थे। इन बादलों के निर्माण पर वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद गर्म और शुष्क हवा, ठंडी और आर्द्र वायु से टकराने से इनका निर्माण हुआ है। मॉडिस का पूरा नाम मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर है। यह नासा के टेर्रा और एक्वा सैटेलाइट्स के साथ लगा इंस्ट्रूमेंट है। टेर्रा और एक्वा दोनों ही नासा के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स मिशन हैं। टेर्रा सुबह के समय में इक्वेटर पर उत्तर से दक्षिण की तरफ गुजरता है, जबकि एक्वा दोपहर में दक्षिण से उत्तर की तरफ गुजरता है। टेर्रा पृथ्वी के वायुमंडल, भूमि, बर्फ, महासागर और एनर्जी बैलेंस पर नजर रखता है। इससे पृथ्वी की जलवायु और जलवायु परिवर्तन को समझा जा सकेगा। एक्वा का काम पृथ्वी के वाटर साइकिल पर नजर रखना है। इसमें समुद्रों से होने वाला इवेपोरेशन, वायुमंडल में मौजूद वाष्प, प्रेसिपिटेशन, सॉइल मॉइस्चर इत्यादि शामिल हैं। कैस्पियन सी दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड वाटर बॉडी है। यह समुद्र स्तर से भी 27 मीटर नीचे है। कैस्पियन सागर से सटे देशों में रूस, कजाकिस्तान, ईरान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।